गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेटलर्जी की सीरीज चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है उससे हम क्रूड मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अब मेटल आप देखो भाई, आपने पहले क्या किया कि जो ओर के अंदर इम्प्योरिटी थी उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी थी उनको रिमूव किया, उस प्रोसेस को आपने क्या कहा था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर की प्योरिफिकेशन कर ली है। अब जो प्योर ओर है उससे आपको क्या निकालना है, मेटल निकालनी है। पहले तो प्योर ओर से जो मेटल निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो क्या होता है एक्सट्रैक्शन, उसको समझो, लिखो भाई। द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन metal from concentrated ore is known as extraction। ठीक है, एक्सट्रैक्शन समझ आ गया होगा। कंसंट्रेटेड ओर से मेटल निकालने के लिए जो भी प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है क्रूड मेटल। अब जो कंसंट्रेटेड ओर से जो मेटल मिलेगी वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी, उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाएगी। ठीक है, तो जो मेटल मिल रही है प्लस इंप्योरिटी जो थोड़ी बहुत अमाउंट में रह गई है उनको हम क्या कहते हैं, क्रूड मेटल कहते हैं। अब क्रूड मेटल के बाद में हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग के मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे भी। तो रिफाइनिंग करने से हमें क्या होगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हमें क्रूड मेटल ऑब्टेन करनी हो कंसंट्रेटेड ओर से तो हम कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। इसमें हम दो मेथड यूज करते हैं अभी। पहले हम क्या करेंगे, जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। एमओ मैं मेटल ऑक्साइड के लिए लिख रहा हूं। अब आप कहोगे जी आपने ओर को मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया, एज सच रिड्यूस क्यों नहीं किया। अब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे मेटल निकालने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं, रिडक्शन करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं जिंक सल्फाइड का केस, ठीक है, और मैंने यहां पर लिया कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लेते हैं वो आगे के लेक्चर में हम डिटेल में बताएंगे भी। एलिंगम डायग्राम कराऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं कार्बन की हेल्प से इसका रिडक्शन करवा रहा हूं, रिडक्शन क्यों करवाएंगे, जैसे ये +2 स्टेट में है, मुझे तो क्या चाहिए, जिंक चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। +2 से 0 कैसे होगी, रिडक्शन करवा रहे हैं ना, +2 से 0 कैसे होगी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब देखो ये तो जिंक में कन्वर्ट हो गया, कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बना लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना भी, मैं इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस खुद कर लोगे। दूसरा क्या हुआ कि मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। अब ऑक्सीडेशन करवाया तो जिंक जो सल्फाइड है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहां किसका हुआ है, सल्फर का हुआ है, सल्फर SO2 की फॉर्म में चला गया तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक + CO2। अब देखो कि CO2 होती है वो थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, यह थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो ये प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होना चाहेगा। और ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, कम होना चाहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है भी, पहले तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया और ऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो आसान होता है, जिससे जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेप क्या होगा, उतनी ही आसानी से हो जाएगा। यानी ऑक्साइड का रिडक्शन सल्फाइड के रिडक्शन के कंपेयर में आसानी से हो जाता है, इसलिए हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। आसानी से क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है और फिर उसका रिडक्शन करवा दिया है और जिसे हमें क्या मिल गई है, क्रूड मेटल मिल गई है। मतलब इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी जो रिफाइनिंग के द्वारा हम दूर कर देंगे। यहां तक क्लियर होगा।
तो आज हम ये करने वाले हैं कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कौन कौन से मेथड की हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मेनली दो मेथड यूज करेंगे भाई, आपने सुन भी रखा होगा। एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। ठीक है, तो मैं इनकी टेबल बना के आपको समझाने जा रहा हूं भी। पहले आप इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल बना लो। आप एक साइड में क्या लिखोगे, कैल्सिनेशन, और दूसरी साइड में क्या लिख लोगे आप, रोस्टिंग। ठीक है, दोनों ही मेथड किसके लिए यूज होते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो हाँ, पहले में कैल्सिनेशन में हम क्या कहेंगे भाई, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर in the absence of air, in the absence of air is called calcination। ठीक है, बट एक कंडीशन यहां ध्यान रखनी है कि आपको हीट इतनी देनी है कि वो कहीं मेल्ट ना हो जाए, यानी हीट कहां तक रखनी है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रखनी है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फर्क है, यहां एब्सेंस ऑफ एयर था और यहां क्या कर देंगे, हीटिंग करेंगे ऑफ कंसंट्रेटेड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग of concentrated or in the presence of air। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही हीट करना है भाई, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। अगर कंसंट्रेटेड ओर को मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हम हीट दे रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन, और इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, रोस्टिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, ये किसके लिए यूज होता है, ये मेनली यूज होता है, जो कैल्सिनेशन होता है आपका, वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपका Al2O3 है और उसके साथ क्या होता है, 2H2O लगा होता है, बॉक्साइड, और आपने नाम सुना है। इसको अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, Al2O3 बनेगा और दो वाटर के मॉलिक्यूल है वो निकल जाएंगे। यानी यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है तो मतलब ऑक्साइड बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट होगी उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा और आपका ये एल्यूमिना मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एक ये क्या था, बॉक्साइड था, और बॉक्साइड का जब मैं आपको वो करवा रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड करवा रहा था, उसमें मैंने बताया भी था कैल्सिनेशन के बारे में, DCPC 4 स्टेप बताए थे। इसके अलावा क्या होता है, जैसे Fe2O3 3H2 होता है, इसे लिमोनाइट बोलते हैं। अभी क्या होता है ये, लिमोनाइट। इसको भी मैं हिट दूंगा तो सीधी सी बात है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज हो गया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज हो गया। ठीक है, दूसरा किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेट और के लिए भी यूज करते हैं इसका। कार्बोनेट और में मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या बोलते हैं, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट दोगे तो क्या होगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। यानी यहां क्या हो रहा है, थर्मो डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्लियर है। इसी तरह से अगर यहां पर मैं जिंक कार्बोनेट ले लेता, क्या बोलते हैं भाई, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं कैलामाइन। तो इसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बोनेट और के लिए हो गया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए हो गया, या फिर हाइड्रोक्साइड और के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनली इन 3 के लिए यूज होता है। हाइड्रोक्साइड और का भी एग्जांपल दे देता हूं भाई मैं। आपने मेलाकाइट नाम सुना होगा, उसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे वो। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया, मेलाकाइट। इसको हिट दोगे तो क्या होगा, यह डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा ये। और ये किस में डिकम्पोज होगा, ये भी तो कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। यानी मेलाकाइट से भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है यहाँ पे।
कौन सी? थर्मल। अगर हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो तो उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए यूज होता है? रोस्टिंग होता है वो। ये यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। क्वेश्चन आ जाता है किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। और अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में, तो रोस्टिंग होता है जो सल्फाइड ओर के लिए यूज हो रहा है। ये बात याद रखनी है आपको। तो सल्फाइड ओर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे जिंक सल्फाइड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आई? एयर में। एयर की प्रेजेंस में हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहां ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 निकल जाएगा। कई बार ये क्या होता है भाई, जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका गैलेना था, PbS है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? लेड ऑक्साइड प्लस SO2 निकलेगी। या कई बार क्या होता है, जो लेड सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट भी बना देता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो SO2 गैस निकल रही है वो क्या होती है, आगे जब पी ब्लॉक करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में यूज होती है। इनसे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये हमने कर लिए दो मेथड। और यहां क्या हो रहा है भाई? यहां थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा था, लिख लेना। इसमें क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है? कैल्सिनेशन में। और यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? देखो भाई, यहां सल्फर किस फॉर्म में है? -2 फॉर्म में है। और यहां किस फॉर्म में है? +4 में। -2 से +4 में चली गई तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रोस्टिंग में ऑक्सीडेशन होता है और यहां क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है, ये क्या होता है कि जो एक बार इनिशिएट करने के बाद में ये प्रोसेस अपने आप भी चलने लग जाता है। यानी ये प्रोसेस है जो रोस्टिंग वाला, ये एक्सोथर्मिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कौन सा एक्सोथर्मिक होता है? इससे हीट निकलने शुरू हो जाती है। और ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या होता है? यहां पर हीट देनी पड़ेगी क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आपका एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, यहां पे इनिशिएशन करवाते हो, उसके बाद में उससे खुद से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। किसमें? रोस्टिंग में। एयर की प्रेजेंस में पता ही आपको कंबस्टन होगा। कंबस्टन होगा तो कंबस्टन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस क्या होगा? आपका एंडोथर्मिक होगा। एक बार इतने पॉइंट नोट कर लो, मैंने 4 पॉइंट लिखवा दिए हैं। ये एक्सोथर्मिक मैंने यहाँ लिख दिया भी, आप इसके सामने यहीं लिख सकते हो। 5th पॉइंट में क्या होगा? हमने जो मेन पॉइंट थे वो कर लिए थे। अब देखो, अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट हो तो हाई टेम्परेचर दे रहे हो आप, तो मॉइस्चर क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी हो, वो भी क्या होंगी? वेपोराइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। वोलेटाइल इंप्योरिटी किसकी हो सकती है अभी? जैसे आपकी सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, इनकी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो ये क्या होगी? उड़ जाएगी। अब मॉइस्चर उड़ गया, ये वोलेटाइल इंप्योरिटी उड़ गई है इसमें से, तो आपका जो ओर है वो क्या हो जाएगा? पोरस हो जाएगा। अब और क्या हो जाएगा? आपका पोरस हो जाएगा। पोरस हो गया मतलब उसमें बहुत सारे पोर हो गए। और आपको पता है पोरस हो गया तो उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जो फर्दर की रिएक्शन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता है जो रिएक्शन की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? और पोरस हो गया। पोरस हो गया तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या होगी? रिएक्शन रेट है वो भी क्या हो जाएगी? फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। आगे हम जो भी प्रोसेसिंग करेंगे तो सेम यहां भी होगा भाई। यहां भी क्या होगा? 5th पॉइंट है, तो मॉइस्चर है वो वेपोराइज हो जाएगा यानी उड़ जाएगा। इसके अलावा जो वोलेटाइल इंप्योरिटी है, जैसे यहाँ पे क्या है? जैसे सल्फर की वोलेटाइल इंप्योरिटी है, तो यहाँ क्या थी? एयर की प्रेजेंस में हो रहा था। एयर की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाएगी, गैस की फॉर्म में निकलेगी। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? उनके ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे ये आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेगा, ये क्या करेगा? एंटीमनी ऑक्साइड बना लेगा, और ये क्या करेगा? फास्फोरस ऑक्साइड बना लेगा। और ये सारे क्या होंगे? गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे।
इंप्योरिटी ऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब ये भी क्या हो जाएगा, और है वो क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है वो करते कहाँ है, ये हम करते हैं रेवरबेरेटरी फर्नेस में, दोनों के दोनों, यह भी और ये भी। यहां भी क्या आएगा, रेवरबेरेटरी फर्नेस। आपकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कहां की जाती है, रेवरबेरेटरी फर्नेस के अंदर की जाती है। क्लियर होगा यहां तक। अब मैं रेवरबेरेटरी फर्नेस का एक रफ सा डायग्राम बना के इसकी प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये नोट कर लो पहले आप। तो मैंने ये रेवरबेरेटरी फर्नेस का एक रफ डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या करना है भी, आप ने जो कंसंट्रेटेड ओर है जिसका आपको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करवानी है उसको यहां डाल लेना है हॉपर की हेल्प से। ठीक है, हॉपर की हेल्प से आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर है वो, इसे हार्थ ऑफ फर्नेस भी कहते हैं भी, HEA है भी, हार्थ ऑफ फर्नेस, इसमें आपने डाल लिया है। और अब आपने क्या किया, यहां पे फ्यूल डाला आपने। फ्यूल क्या होगा, जलेगा, यहां पे कंबस्शन होगा फ्यूल का कंबस्शन होगा तो यहां से जो हीट निकलेगी वो इस रूप से टकराएगी, फर्नेस की छत से टकराएगी और यहां से डिफ्लेक्ट होके हीट वापस कहां आएगी, कंसंट्रेटेड ओर पे आएगी। डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, फ्यूल का कंबस्शन करवा रहे हैं, यहां से जो हीट निकल रही है वो रूप पे टकरा रही है और वहां से डिफ्लेक्ट होके क्या हो रही है, कंसंट्रेटेड ओर के ऊपर लग रही है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, तो मतलब जो फर्दर प्रोसेस है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग हो जाएगी और इससे जो वेस्ट गैस होगी वो कहां निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी। हॉपर की हेल्प से हमने यहां डाला कंसंट्रेटेड ओर, कहां डाला, हार्थ ऑफ फर्नेस में डाला है। यहां हमने फ्यूल डाल रखा है, फ्यूल का कंबस्टन करवा रहे हैं जिससे हीट निकलेगी, हीट क्या होगी, रूप पे टकराएगी, रूप से डिफ्लेक्ट होके कहां आ रही है, यहां टकरा रही है और फिर क्या होगा, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। अब कंडीशन देखो, यहां पर क्या है, एयर बेंट लगे हुए हैं। कैल्सिनेशन के दौरान क्या होता है, एयर बेंट बंद रहते हैं। एयर बेंट बंद रहेंगे मतलब एयर अंदर नहीं आएगी, तो एब्सेंस ऑफ एयर हो गया कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग के दौरान क्या करते हैं, ये एयर बेंट है वो खोल देते हैं। ठीक है, तो खोलेंगे तो क्या होगा भाई, एयर अंदर आएगी तो ऑक्सीजन आएगी तो जैसे जिंक सल्फाइड था उसको ऑक्सीजन दे दी थी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पहले से नहीं है, हमें ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। और कैल्सिनेशन में तो हाइड्रोक्साइड और उनके लिए कर रहे थे, उनके अंदर पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन में एयर बेंट बंद रहेंगे और रोस्टिंग में एयर बेंट खुले रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। दो मेथड हमने कर लिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और रोस्टिंग में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देते हैं कंसंट्रेटेड ओर को। दोनों मेथड क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था, वो क्या, हाइड्रोक्साइड ओर के लिए, कार्बोनेट ओर के लिए और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड के लिए हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं और सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें एयर आ रही है, कंबस्टन होगी तो एक्सोथर्मिक होगा रोस्टिंग और एंडोथर्मिक होगा आपका कैल्सिनेशन, क्योंकि एयर नहीं दे रहे हम। इसके बाद में हमने क्या किया था कि जो वोलेटाइल इंप्योरिटी है, मॉइस्चर वगैरह, वो वेपोराइज हो जाएंगे दोनों केस में ही। इस जो रोस्टिंग में ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे और वहां एज सच कैल्सिनेशन में वेपोराइज हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में हमने ये बताया था कि दोनों के दोनों, हाँ, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जो कैल्सिनेशन होता है उसमें, और इसमें क्या होता है भी, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ जो सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर SO2 वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है या सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसके अलावा दोनों ही कहाँ हो रहे हैं, रेवरबेरेटरी फर्नेस के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भी, इनको अच्छे से याद रखोगे और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।